दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनिक रोड्स इन इंडिया राइट नाउ। तो आपको ये नहीं सोचना कि आप दिल्ली से देहरादून अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। अभी ये देखो, ये कितना डेंजरस था। थार रॉक्स जैसी गाड़ियां चलाते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इस चक्कर में आप कुछ लोगों को थोड़ी विजिबिलिटी में इशू हो सकती है। ईवी चार्जर तो यहाँ पर फिलहाल कोई भी नहीं था। तो ये है नया दिल्ली टू देहरादून का एक्सप्रेसवे और अभी फ़िलहाल मैं इसकी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर वाली साइड पर चला रहा हूँ जो देहरादून की साइड से स्टार्ट होती है। और इस कारण से यहाँ पर ये साइड में आप साउंड बैरियर्स देख रहे हो और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये जगह है। आपको ये ट्रीज़ की लाइन देखने को मिलती है जो बहुत ही प्यारा एक व्यू सेटअप कर देती है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनिक रोड्स इन इंडिया राइट नाउ जो आपके लिए इजीली एक्सेसिबल भी हैं। अदरवाइज तो आप जाके लद्दाख में भी चला सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अब इस रोड से आपको देहरादून का जो डिस्टेंस है वो कितना पड़ता है? वेल 210 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है और उनका क्लेम है कि आप 2.5 घंटे में ये स्ट्रेच कवर कर सकते हो। तो आपको ये नहीं सोचना कि आप दिल्ली से देहरादून अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाओगे। देखो, दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, देहरादून में भी मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला। अब तो हम अपने रिटर्न लेग पर हैं। मैं तो दोपहर में निकला था 12:15 बजे। तो वहाँ से चढ़ने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिला जहाँ पर हमारा अक्षरधाम से ये स्ट्रेच स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी गीता कॉलोनी वगैरह, तो वहाँ पर भी थोड़ा ट्रैफिक होता है। बट उसके बाद में रास्ता खुलने लग जाता है और एक्चुअल में ये कनेक्टिविटी उन एरियाज़ की तो इम्प्रूव करता ही है, लोनी वगैरह के भी इम्प्रूव करता है। बागपत वाले लोग भी काफ़ी अच्छे से इसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं। तो उन सब के लिए ये एक रिलीफ की तरह आया है। बाकी इसमें टाइम कितना लगेगा मुझे, क्योंकि देखो मैं स्पीड लिमिट्स फॉलो करता हुआ चला रहा हूँ। मैंने इस गाड़ी को स्पीड अप नहीं किया। मेरे पास है ऑलमोस्ट 400 हॉर्स पावर। बट अगर मैं इस गाड़ी को भगाऊँगा तो वो एक रियलिस्टिक बेंचमार्क है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं मोस्टली 1.2 लीटर इंजन वाली। ये 3000 सीसी का इंजन है। तो इसको मैं चला 100 पर ही रहा हूँ, उससे नीचे भी चला लूँगा। बट एवरेज स्पीड मेरी 100 की रहेगी। और वो क्यों रहेगी उसका मैं रीज़न आपको बाद में बताऊँगा। और ये 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है यार, बट यहाँ पे चल बहुत रहे हैं ओपनली। यहाँ पर 2 व्हीलर्स चल रहे हैं। ये रोड बहुत ज़्यादा बढ़िया है। दिल्ली एनसीआर के अंदर जितना पार्ट है वहाँ पर एकदम स्मूथ, आपको कैमरास भी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में देखने को मिलेंगे। तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा आगे सर्वेलेंस वगैरह होने वाली है। बट जैसे जैसे आप दिल्ली छोड़ने लग जाते हो तो आपको देखने को मिलता है कि कैमरास हर जगह काम नहीं कर रहे हैं। हमें ना ये भी चीज़ों से जूझना पड़ता है। ये लोग बिल्कुल भी एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं। इनको लगता है कि ये क्रूज़ करने के लिए लेना है, बट रोड पर भी लिखा हुआ है और इंडिया की बहुत सारे एक्सप्रेसवेज, हाईवेज सब पर लिखा हुआ है कि ये लेन होती है ओवरटेक्स के लिए। अब हम तो तेज़ हैं तो हम इसलिए ओवरटेक्स करते जा रहे हैं। ये सेंटर लेन होती है आपको ऐसे अगर क्रूज़ करना है उसके लिए, और वो लेफ्ट मोस्ट लेन यूजुअली होती है आपके हैवी व्हीकल्स के लिए। और आपने नोएडा एक्सप्रेसवे पे गए होगे तो वहाँ पे देखोगे एक इमरजेंसी लेन होती है, वो होती है इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए। कोई उसमें नहीं जाता, बट इंडिया में तो सब उसमें चले जाते हैं जैसे ही उसको खाली देखते हैं। ये रोड आप देख सकते हो थोड़ी बम्पी है इस साइड पर। जब हम वापस जा रहे हैं देहरादून से तो ये रोड में ना आपको थोड़ी इनकन्सिस्टेंसी ज़रूर देखने को मिलती है। अब ये वाइल्ड लाइफ वाला एरिया है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ये साउंड बैरियर। ये 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है और आई थिंक मैं भी लेफ्ट पे आ ही जाता हूँ। अभी ज्ञान देने के बाद मैं खुद क्रूजिंग लेन में था, ऑल्दो मैं 96 पर सेट करके इसको चलने वाला हूँ गाड़ी को। तो अब ये मोस्टली आपको 6 लेन्स का हाईवे देखने को मिलेगा। कभी कभी ये 12 लेन्स का हो जाता है जहाँ पर आपको टोल बूथ्स देखने को मिलते हैं। बट फ़िलहाल अभी सिर्फ एक ही टोल बूथ फंक्शनल है, वो भी अम्बाला वाली साइड वाला जो टोल बूथ है वो। आपको रॉन्ग साइड आने वाले लोग भी काफ़ी दिख जाएंगे और उनकी प्रॉब्लम ये है कि ये जब ऐसे एक्सप्रेसवेज बनते हैं ना तो जो आसपास के गांव वाले होते हैं इनके लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है, क्योंकि इनके लिए रोड क्रॉस करने के लिए कोई जगह ही नहीं होती है। तो उस वजह से अब वो रॉन्ग साइड आना चालू कर देते हैं। एंड वो हमारे साथ हमने केस देखा हुआ है। मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, वो भी सिर्फ इस कारण की वजह से। ये तो होता है हमारे रोड्स पर। सबसे वर्ल्ड की बेस्ट रोड्स मिल जाए ना
तब भी हम परेशानी रहने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ड्राइविंग एटिकेट्स लोगों के ऐसे हैं। मेरे को वापस आते आते रात हो गई है, तो रात में इस रोड की क्या हालत है उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। अब ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, लेकिन ये बना तो कई और दूसरे जंगलों को भी काट के है। तो मैंने नोटिस किया कि एक दो जगह सहारनपुर से पहले 2 डियर रोड पर ऐसे साइड में दे वर डेड बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स विद कार्स। और उसके अलावा उससे ज़्यादा बुरा ये था कि ये जो स्ट्रे डॉग्स थे ये भी बहुत ज़्यादा इस रोड पर देखने को मिले थे, क्योंकि इनमें एंट्री बैरियर कुछ ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ से उनकी एंट्री आसान हो रही थी कई जानवरों की। अब एक जगह पर आपको ये देखने को मिल जाता है, और अभी ये देखो ये कितना डेंजरस था। यहाँ पर ये लिफ्टेड था, जो इन्होंने थोड़ा वो मलबा टाइप डाल के बनाया हुआ था, तो वो थोड़ा ऊंचा था। तो अब उस पर अगर गाड़ी चढ़ गई किसी की, मेरी गाड़ी में तो आई थिंक थोड़ा दिक्कत आ सकती थी, क्योंकि रिम्स बड़े हैं, साइड वॉल छोटी है, और दूसरी कार्स का बैलेंस बिगड़ सकता था। उसके बाद रोड और आगे क्रॉस करने के बाद मैंने नोटिस किया कि जो इनकन्सिस्टेंसी है ना रोड में, वो थोड़ी ज़्यादा है। अभी फ़िलहाल देखो ये एसफाल्ट वाला आपको पार्ट देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही स्मूथ है। यहाँ पर थोड़े बहुत एक्सपेंशन जॉइंट्स ही हैं जो आपको झटके देंगे, अदरवाइज़ गाड़ी एकदम इस पर स्मूथली चल रही है। बट कुछ जगह पर सीमेंटेड कंक्रीट वाला वर्जन भी आपको देखने को मिलेगा रोड पर, जिस पर टायर नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है। मैं एक सेडान चला रहा हूँ, अब ये अपनी सॉफ्टेस्ट सेटिंग पर है, तो यहाँ पर थोड़ा बाउंसी हो जा रहा है। बट जो लोग, ये देखो, जो लोग थार रॉक्स जैसी गाड़ियाँ चलाते हैं जिसमें जनरली इसके सस्पेंशन में थोड़ी बाउंसी राइड है, उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। उनकी गाड़ी ऐसे उछलती रहेगी, और उसमें ट्रैक्शन भी कभी कभार लूज हो सकता है जब गाड़ी लैंड करेगी। हायर स्पीड्स पर ऐसे में एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते, तो 100 पर ही आप चलाना। अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुछ जगह पर सोलर लाइट्स लगी हुई थी, और यहाँ पर रंबल स्ट्रिप्स भी कई सारे हैं, जो यूजुअली आप जो ड्राइवर होते हैं ना उनको वेकअप करने के लिए होता है, क्योंकि ड्राइवर जब ऐसे मोनोटोनस तरीके से गाड़ी चलाते हैं ना, नींद आने लग जाती है। तो उसके ये देखो अभी आगे रंबल स्ट्रिप। और जो मैं आपको वो कंक्रीट वाली बात बता रहा था ना, ये देखो यहाँ पर आवाज़ आ रही होगी आपको थोड़ी टायर की। यहाँ पर तो फिर भी कम है, जो जाने वाला रास्ता था वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा कैबिन के अंदर वो आवाज़ आ रही थी। अब अगर बेसिक नेसेसिटीज़ की बात करूँ, आई थिंक 180 किलोमीटर्स तक मुझे कोई भी ढाबा नहीं मिला था। तो देखो ईवी चार्जर तो यहाँ पर फ़िलहाल कोई भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर रेस्टिंग स्टॉप ही नहीं थे। रेस्टिंग स्टॉप का मतलब आपको कोई खाने की जगह ही नहीं थी। जब तक सहारनपुर का टोल नहीं आया था तब तक यहाँ पर एकदम आप ऐसे सीधे चलते चले जाओ, आपको ना वॉशरूम मिलेंगे। वॉशरूम एक दो जगह थे, उनकी क्लीनलीनेस उतनी खास नहीं थी फ़िलहाल, जबकि अभी तो एकदम स्टार्ट हुई है, तो उनको मेंटेन करना थोड़ा ज़रूरी रहेगा। बाकी वॉशरूम अगर साफ़ रहें तो पता चलता है कि आप एक्चुअल में उस हाईवे पर जा सकते हो कि नहीं। उसके अलावा जो ईटरीज वगैरह हैं उन सब पर अभी काम चल रहा है। और अभी आप देखो मैं तो चला रहा हूँ एक M340i BMW में, इसमें LED हेडलैम्प्स मिलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, अडेप्टिव है ऊपर से। तो मेरी रोड है एकदम ऐसे फर्राटे से लिटअप हो जाती है। बट ये देखो आप स्ट्रीट लैम्प्स ये सब जगह हैं भी नहीं, और जहाँ जहाँ हैं वो ढंग से काम भी नहीं कर रहे हैं। तो इस चक्कर में आप कुछ लोगों को थोड़ी विजिबिलिटी में इशू हो सकती है। बट दिस कार हैज़ गुड हेडलैम्प्स, तो उसकी कोई दिक्कत मुझे नहीं हो रही है। अब कुछ लोग देखो ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, मैं 100 पर हूँ, 100 की लिमिट है, वो गाड़ी चलती चली जा रही है। तो ऐसे में तो आप डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा टाइम मेकअप कर लोगे बिटवीन दिल्ली एंड देहरादून। बट अगर आप एक्चुअल स्पीड्स पर चलाओ तो भी फ़िलहाल आप टाइम पर ही पहुंचोगे अपनी डेस्टिनेशन, एंड इट्स ओनली ऑन द टोल रोड। आप ये मत समझना कि आप दिल्ली से निकलोगे कहीं से भी और देहरादून में कहीं पे भी पहुंच जाओगे 2.5 घंटे में। ये सिर्फ ये टोल रोड की बात हो रही है। तो ये एक डिस्क्लेमर आप साथ में लेके चलना, क्योंकि जैसे ही आप देहरादून में एंटर करोगे आपको मिलेगा ढेर सारा ट्रैफिक, और वो ट्रैफिक ऑब्वियसली स्लो मूविंग है बिकॉज छोटी सिटी है, और वहाँ पर भी ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो उसकी वजह से उनको भी मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत होती ही है। उतनी फास्ट आप मूवमेंट देखते नहीं हो वहाँ पर ट्रैफिक की। और मेरे इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें इस एक्सप्रेसवे को एज एन एनेबलर देखना है, कि जो लोगों के बीच में डिस्टेंस था, क्योंकि पहाड़ों में जाने के लिए जो हम दिल्ली NCR वाले थे उनको काफ़ी लंबा ट्रैवल करना पड़ता था, जो हरिद्वार वाला रास्ता था वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता था, तो ये उसको बहुत ज़्यादा सॉर्ट कर देगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम गंद मचाना शुरू कर दें जब हम पहाड़ों में जाते हैं,
माउंटेन्स आर नॉट कॉलिंग यू, सो डू नॉट आंसर अगर आप वहाँ जाके गंदगी करने वाले हो। अपनी गाड़ी में आप अपने डस्टबिन, गार्बेज बैग सब लेके चलो और फिर जाओ, वहाँ पर अपना कचरा बिल्कुल छोड़ के मत आना। सो फाइनली अब खर्चा कितने आने वाला है? वेल देखो, यहाँ पर फ़िलहाल टोल जो है वो 6 हैं, उनमें से अभी सिर्फ एक ही ऑपरेशनल है और उस वजह से अभी जो मेरा जाने का टोल था वो 85 था। आने का टोल मुझे अभी चेक करना पड़ेगा जब मुझे मैसेज आएगा, बट जब सब ऑपरेशनल हो जाएंगे तब आपको 685 रुपीज़ का टोल एक साइड पर देना पड़ेगा। रिटर्न में आपको, अगर आप 24 आवर्स के अंदर आ जाते हो, 1100 रुपीज़ के अराउंड आपको टोल देना पड़ेगा। बेस्ट पार्ट ये है कि आपका जो वो 3000 ट्रिप्स वाला जो एनुअल पास है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। एंड येस, मैं जब पहुँचा देहरादून तो मैं गवर्नमेंट क्लेम्ड नंबर के अंदर पहुँचा। मेरे को 2 घंटा 10 मिनट लगे थे एंड मैंने गाड़ी ओवर स्पीड नहीं करी। बट आपको एक और डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ कि अभी क्योंकि जो इसके टोल बूथ्स है ना वो ओपन नहीं है, जब सारे टोल बूथ्स ऑपरेशनल हो जाएंगे तो आपको ऑब्वियसली वहाँ पर थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा और वो बटरफ्लाई इफेक्ट आपका ना टाइम बढ़ाता रहता है। अगर एक टोल बूथ पर भी आपको 5 से 10 मिनट ट्रैवल या वेट करना पड़ गया तो आपका टाइम ऑब्वियसली 2.5 घंटे से ऊपर रहेगा। अभी फ़िलहाल जब ये ओपन नहीं है तब आपको इतना टाइम लग रहा है, वो भी जब आप 100 kph की स्पीड मेंटेन करके आ रहे हो। एंड बाकी आई होप यहाँ पर लाइटिंग का सेटअप थोड़ा इम्प्रूव हो जाए एंड जो सब क्लेम्स हैं, जो सब फैसिलिटीज़ आने वाली है वो थोड़ा जल्दी आएँ, क्योंकि रोड तो ओपन हो गई है। और इन जनरल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।